हेलो एस्पिरेंट्स, बोर्ड एग्जाम 2026 जल्द ही कंडक्ट होने जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ के साथ आपका साइंस भी है। साइंस में आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो उन न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाया जाए, कौन से सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज रखते हैं, उनको हम आज कवर करेंगे। आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आप राइट डाउन कर भी सकें और मेरे साथ उनका सोल्यूशन निकाल भी पाएं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्लास की अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे। अ स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर्स, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट को ये आप कह सकते हो कि चांस दिया गया है, चाहे वो 2 ओम का रजिस्टर यूज करे या फिर आपका 3 ओम का। शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। अब यहां पर R2 की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो R2 इज इक्वल टू 2 ओम या फिर आप क्या कर सकते हो 3 ओम, जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो। द करंट दैट शी नीड्स इन द एंटायर सर्किट इज एग्जैक्टली 9 एम्पियर, यानी कि जो I की वैल्यू दी गई है वो 9 एम्पियर दे दी गई है। शो बाय कैलकुलेशन विच ऑफ द टू रजिस्टर्स शी शुड यूज, तो उसको इनमें से कौन सा रजिस्टर यूज करना चाहिए। अब इसमें तो वैसे दो केस बनने चाहिए। पहले केस में हम अगर R को इक्विवेलेंट मानते हैं, ठीक है, और वहां से इसको निकालते हैं, तो R इक्वल टू V अपॉन आई तो होता ही है। सबसे पहले अगर आप V की वैल्यू देख सकते हैं, V की वैल्यू क्या दी गई है 12 दिया गया है, और I की वैल्यू आपको 9 दी गई है। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपका निकला है वो 4 अपॉन 3 आया है। और यहां पर जब आप दोनों रेजिस्टेंस को देखोगे तो ये पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल हैं, सीरीज में नहीं है। तो पैरेलल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, यहां पर आप 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख लीजिए। और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको क्या दी गई थी 4 अपॉन 3 दी गई थी, ठीक है। आपका आंसर आया था 1 अपॉन R1 की वैल्यू एक बार हम फिर से देखना चाहेंगे, तो ये 4 ओम दी गई, यहां पर 4 लिखिए, और 1 अपॉन R2 आपको निकालना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये आपका 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 अपॉन 4 आप माइनस कर लीजिए, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, ये आपका 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो ये R2 की वैल्यू आपकी आई है वो 2 ओम आई है। क्या आई है आपकी? 2 ओम आई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप रेजिस्टेंस में 2 ओम को लेकर यूज करोगे तो ये काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपने एग्जामिनेशन की कॉपी में क्या लिखोगे, द स्टूडेंट शुड चूज द 2 ohm resistor as R2 because only this value gives a total current of 9 ampere in the entire circuit। अगर आपको पूरी कह सकते हैं कि विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसको यूटिलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ओम के रेजिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा। तो आसानी से आपने इसको निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर आर 2 कॉइल्स। देखिए यहां पर कॉइल 1 दी गई है और यहां पर आपको कॉइल 2 दी गई है। आगे इसमें दिया गया है कि 2 coils wound on a non-conducting cylindrical rod, तो ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, रॉड में उसको लपेट दिया गया है। सोलेनाइड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, ठीक है। ये जो आपका सर्किट है इसमें इनिशियली की आपकी नहीं लगाई गई है, ओपन क्लोज उसको नहीं किया गया है। लेटर द की इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर, लगाई जाती है फिर उसको हटा लिया जाता है। What are the two observations that can be noted from the galvanometer reading? अब यहां पर देखिए G, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब के बारे में आप पढ़े रहिए, क्योंकि उनके बीच में भी डिफरेंस पूछने को आता है या फिर डिफिनीशन आपसे पूछी जा सकती है। पहले तो की लगी नहीं थी, की जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, फिर जैसे की को इंसर्ट करके की को हटाएंगे, फिर आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा ये आपको बताना है। जैसे ही आप कॉइल फर्स्ट में की लगा के उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपका करवाते हो, तो आप ये देखोगे कि जो कॉइल सेकंड है
उसका जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स से उसके थोड़ा डिफ्लेक्शन आपका क्रिएट होगा और जैसे ही आप हटाओगे वो डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप सही तरीके से अपने एग्जाम में कैसे लिख सकते हो इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हेन द की इज इंसर्टेड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कॉइल फर्स्ट, ये बात तो सही है। जब आप की लगाओगे तो करंट आपका होने लगेगा। फ्लो जब होगा तो सेकंड कॉइल में उसका फर्क क्या पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के जो आपका वो सुई होती है उसमें डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू कॉइल सेकंड शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। और जैसे ही आप की को हटा लेते हो, ठीक है, करंट इन कॉइल फर्स्ट स्टॉप। ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए आपके घर में स्विच लगा हुआ है और स्विच को मैं ऑन करूंगा तो क्या होगा, लाइट जल जाएगी, आपका जो फैन है वो शुरू होगा चलना, और जैसे ही आप बंद कर दोगे तो करंट आपका स्टॉप हो जाएगा। करंट स्टॉप होने पर भी जो है गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये सुई है, जैसे ही आपने ऑन किया तो ये आपकी ऑन होकर इस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, हल्का सा उसमें मोमेंट होता है, थोड़ा सा ही होगा क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए किया था। और जैसे ही आप इसको हटाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसकी सुई आपकी निडल जो है आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द करंट इन कॉइल फर्स्ट बिकम्स स्टेडी बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल सेकंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लगाइएगा। और ये जो भी चीज आपकी पूछी गई है इसमें ये फैराडे के लॉ को डिराइव करती है, डिस्क्राइब करती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लेंस से, मिरर से, लाइट से पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को हम सभी पढ़ते हैं। सुमति डिड प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद दी लेंसेस, वो लेंस लेती है और लेंसेस लेती है यानी कि दो लेंस लेती है। लेंस को मैं बना भी देता हूं यहां पर, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत डायग्राम बना भी पाता हूं। ये देख लीजिए, हमने लेंस ले लिया, एक L1 ले लिया, एक L2 ले लिया, एंड फाउंड दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ द आईज पीस L2 इज 3, ठीक है, ये जो L2 था और आपने इसमें से लाइट आपका गुजारा होगा, ये आपकी आंख होगी, ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो मैग्निफिकेशन 3 आ रहा है। If in her experiment with L2 she found an image 24 centimeter from the lens, at what distance did she put the object? 10 सेकंड में, विद इन 10 सेकंड आप इसको लगा पाओगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा, जब भी एग्जाम में आपकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा कम से कम 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अंडरलाइन आप लगाते चलिएगा। अब यहाँ पर अगर आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को देखोगे, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से V/U होता है, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 ठीक है अपॉन आपका 3 हो जाएगा, तो यानी कि आपका 8 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। और फिर कोई कहेगा कि सर आपने जो है साइन रूल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि आपका U प्लस में है कि माइनस में है, V प्लस में है कि माइनस में है। मैग्निफिकेशन आपको दिया गया था और बताना था कि उस ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो डिस्टेंस आपकी कितने क्या निकल कर आ रही है, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है, और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको आप सभी पढ़िए। L1 and L2 refers to the lenses in optical system, often a compound microscope or telescope, where L1 is usually the objective forming a real image. L1 क्या करेगी, रियल इमेज को फॉर्म करेगी। L2 आई पीस जो आपका रहेगा मैग्नीफाइंग इमेज रहेगी, यानी कि उस इमेज को मैग्नीफाई कर देगी, बड़ा कर देगी, जिससे कि आपको सही प्रकार से दिख सके। टिपिकली बोथ बीइंग कॉन्वेक्स लेंस, अधिकतर ऑलमोस्ट आपको जो है ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस आपके दिखेंगे। दो L2 कुड बी कॉन्केव इन स्पेसिफिक डिजाइन, देयर टाइप कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, एंड फोकल लेंथ डिटरमाइन द फाइनल इमेज प्रॉपर्टी, ठीक है, फोकल लेंथ ही उसमें बताएगी। कभी कभी क्वेश्चन भी आएगा कि फोकल लेंथ प्लस में है, माइनस में है, तो किस लेंस का हम यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर में वो क्वेश्चन भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो देखिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन
दो से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्नेल लॉ को याद कर लीजिए, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.4। अब यहां पर मैं एयर लिख लेता हूं, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और ये डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2.42 दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। वाटर में ज्यादा तेज आपकी जो है लाइट चलेगी कि आपकी डायमंड में चलेगी। अब आप बताओ किस में ज्यादा चलेगी, तो इसका आंसर आपका रहेगा वाटर में, ठीक है। लाइट जो है वाटर में इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ट्रेवल फास्टर किया करती है। दूसरा पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो आप क्या करिए, डायमंड अपॉन एयर कर लीजिए ना, सॉरी ये वाटर दिया था क्या, हाँ अच्छा, यहाँ पर आप वाटर कर लीजिए, यहाँ पर आप वाटर कर लीजिए, ठीक है। तो डायमंड अपॉन वाटर कर लीजिए, 2.42 अपॉन 1.33 करिए, इसको जब आप डिवाइड देंगे लगभग वो 1.8 के करीब आएगा, तो इसका भी आप आंसर आपने निकाल लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टीज आप सभी पढ़े रहिए, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू v इक्वल टू सी अपॉन एन, v इक्वल टू सी अपॉन एन आपका कहा जाता है। और वहीं पर इस प्रॉपर्टी में हम ये भी कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, द मीडियम विथ स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलाउस लाइट टू ट्रेवल फास्टर, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पर जो लाइट की स्पीड रहेगी वो ज्यादा रहेगी। बस इतना आप याद करिए, बाकी सब आप काम कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप इसको लिखिएगा तो आप इस तरीके से NDW लिख सकते हैं, जहां पर ND, D थोड़ा नीचे रहेगा और NW, और डिवाइड कर लीजिए 1.8 समथिंग आपका कुछ आएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लाइट चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन सर्किट ABCD, सर्किट कौन सा है, सर्किट ये है, पहले तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 60 वोल्ट की बैटरी आपकी लगाई गई है, और यहाँ पर आपको 4 सर्किट दिया गया ABCD, और यहाँ पर करंट्स भी बता दी गई 3 एम्पियर, 4, 5 और 3 एम्पियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। 4 लैम्प्स कनेक्टेड विथ अ बैटरी 60 वोल्ट, एनालिसिस द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैम्प्स अरेंज इन सीरीज या फिर पैरेलल। ये तो बच्चा भी बता ले, क्लास 9 का भी बालक बता ले कि देखो ये तो सब ऐसे है ना, ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल में है, पैरेलल, ठीक है। और अगर यही जो है आपके कुछ ऐसे ऐसे होते तो आप क्या करते, आप कहते कि ये सर सीरीज में है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला क्या होगा, मैं लिख देता हूं, पहला होगा आपका पैरेलल, पैरेलल की साइन आपकी ये होती है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड की तरफ चलेंगे। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप। अगर आपको ये सर्किट बनाकर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके कुछ बेनिफिट्स बताइए, सबसे पहला बेनिफिट क्या रहेगा कि इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो 60 वोल्ट बैटरी से जो भी करंट पास होगा, ठीक है, अब वो आपका एक तरीके से आप सेम रहेगा, क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, आप ये कह सकते हैं। तो जिसमें आप ये कह सकते हो कि सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप, पहला एडवांटेज ये होगा। और आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप, क्योंकि एवरी लैंप गेट्स द फुल सप्लाई वोल्टेज, 60 वॉट की जो है वोल्ट की उनको फुल सप्लाई वोल्टेज मिलेगी, किसी को ऐसा नहीं ज्यादा कम, क्योंकि वो सभी सेपरेट हैं। दूसरा एडवांटेज इसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन इसका रहेगा, क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे रहेगा, तो देखिए अगर आप मान लीजिए पहले लैंप को बंद करेंगे, ठीक है, इसको स्विच ऑफ करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बंद हो जाएगा, बाकी सब चलते रहेंगे, ठीक है। घर में होता है ना, एक को हम बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे अगर सब कनेक्टेड रहेंगे तब तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन जब पैरेलल में आपने रखा हुआ है और सबका ईच आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज मिल रहा है उसको, तो उसको बंद करने पर वही आपका बंद होगा, बाकी सब सुचारू रूप से चलते जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें,
एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशन विथ विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। अच्छा, तो देखिए ब्राइटेस्ट लैम्प वही जलेगा जिसकी पावर सबसे ज्यादा मिलेगी, तो P इक्वल टू वी आई होता है आपका, ठीक है। अब इसमें आप फॉर्मूला रखते जाइए, तो V की वैल्यू तो आपको 60 दी गई है, अगर आप इसमें 3 एम्पियर लगाएंगे, ठीक है, करंट आप 3 एम्पियर लगाएंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह 60 दिया है, I की जगह आप 3 करोगे तो ये 180 वॉट हो जाएगा। फिर वहीं पर इसको हम P1 कर लेते हैं, P2 अगर हम करेंगे तो 60 इंटू 4 कर लेंगे तो 6 चौक 24, 240 वॉट हो गया। फिर वहीं पर अगर हम P3 कर लेंगे, P3 करेंगे तो 60 इंटू 5 कर लेंगे, तो 60 इंटू 5 कितना हुआ, ये 300 वॉट हो गया। P4 करेंगे, P4 भी आपका 180 आएगा, P4 भी आपका 180 वॉट आएगा। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी आ रही है, P3 की आ रही है, यानी कि 5 एम्पियर वाले की आ रही है, ठीक है। तो इसका ये आ गया, यानी कि आप इसका आंसर क्या लिखोगे, विच लैम्प ग्रोज द ब्राइटेस्ट। जो तीसरा वाला लैंप है जिसमें आपकी करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, वो सबसे ज्यादा तेजी से आपका जलेगा। इसीलिए जब भी हम दुकान में जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया बल्ब दे दो, ठीक है, बल्ब दे दो, तो वो क्या कहता है, कितने वॉट का चाहिए आपको ना, 5 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट, 30 वॉट, 35 वॉट, तो वो पावर आपका दिखाता है ना, तो ये चीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब रेजिस्टेंस आपको बताना है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आप आर का निकालिए, और आर के फॉर्मूले में आप क्या पाएंगे, सबसे पहले तो जो आपका करंट दिया गया है आई, उसको टोटल कर लीजिए। तो यहां पर जब आप टोटल करोगे तो आपको 15 एम्पियर दिखेगा, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जगह बची हो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ओम्स लॉ आप लगा लीजिए, किसका लॉ, ओम्स लॉ। V की वैल्यू 60 दी गई है, और I सबको प्लस करो, तो जैसा मैंने आपको बताया 15 है, ठीक है, तो क्या आया 4 ओम आ गए, आंसर आ गया आपका। निकालना क्या था आपको, रेजिस्टेंस सर्किट की निकालनी थी, तो आपने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, सिंपल है आपका। ओम्स लॉ देख लीजिए, फैराडे लॉ देख लीजिए, लेंस मिरर को याद कर लीजिए, सब आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहां पर फिर से हम लाइट की तरफ बढ़ेंगे। इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट, रेड लाइट है और वायलेट लाइट है, विबग्योर का फॉर्मूला आप लगाइए, मतलब विबग्योर को याद कर लीजिए। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की कम होती है, क्योंकि वो स्कैटर हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, इसीलिए स्काई का कलर हमको क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। चलिए, और हमको सन का कलर लाल दिखता है। तो यहां पर दोनों आपकी लाइट्स आर इंसिडेंट एट सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। अब यहां पर हम दो प्रिज्म ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों प्रिज्म से जो है क्या करेंगे, इन दोनों ही प्रिज्म से लाइट्स को आपको करेंगे, ठीक है। तो आर भी थोड़ा बहुत जो है आपका वो होगा ना, डाइवर्ट होगा। इसी तरीके से आप यहां पर ये आर ले लीजिए, यहां पर आप जो है वी ले लीजिए। अब पूछा गया है कि ठीक है, इनकम फ्रॉम द एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी। तो ये क्या रिफ्रैक्शन दे रहा है आपको, आर का और वी का दे रहा है रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहां पर ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि इसमें आपका कौन सा सही होगा। जब भी हम इसमें देखा करते हैं तो हमको ये पता रहता है कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर स्मॉलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से जो आपकी रेड लाइट की वेवलेंथ है वो वायलेट से आपकी ज्यादा होगी, तो आर इज ग्रेटर देन आपका वी हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन वी हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो इसको भी आपने कर लिया, सिंपल है, विबग्योर का फॉर्मूला आप लगाइए ना, वायलेट ले तो काफी आपका वो हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन रेड आपका कम होता है, इसीलिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और ट्रैफिक सिग्नल में भी हम रेड का ही यूज किया करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी आपका वही है। चलिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये आपका एयर है, ये पूरा एयर है, और यहां से आपकी ग्लास शुरू होती है, ठीक है, ये आपका ये पूरा ग्लास है, और एक व्हाइट रे आप कह सकते हो, ठीक है, लाइट रे या फिर व्हाइट रे इंटर होती है, इंसिडेंट होती है पॉइंट ओ पर, ये जो है पॉइंट आपका ओ है, ओ दिया गया है, ओके, ऑन द हेमी स्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। तो इसका एंगल क्या होगा, 45, 0,
90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। जब भी आप देखिए इंसिडेंट करवा रहे हो, इंसिडेंट से लेकर ये जो पॉइंट P है जो नॉर्मल है, यहां तक इसका एंगल बदल नहीं रहा है, और बदल नहीं रहा है तो आप क्या कह सकते हो कि जो एंगल यहां पर पड़ेगा तो ये 0 डिग्री होगा, तो इसलिए इसका आंसर आपका 0 डिग्री आप यहां पर देख पाओगे। तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हो कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, द नॉर्मल जो आपकी सीधी रेखा होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसको नॉर्मल कहते हैं। सो द नॉर्मल एट एनी पॉइंट on the curved surface passes through the center of the sphere, hence the angle between the incident ray and the normal is 0। जो इंसिडेंट रे उस पर पड़ रही है, ठीक है, और जो नॉर्मल है वो 0 रहेगा, तो इसलिए जो है आपका 0 डिग्री हम माना जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4.0 डायोप्टर देन इट मींस दैट द लेंस इज। अच्छा, यहाँ पे जब डायोप्टर दिया रहता है, डायोप्टर को हम हमेशा मीटर में कन्वर्ट किया करते हैं, और यहाँ पर पावर है, तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, 1/ फोकल लेंथ। चलिए पावर की जगह हम क्या करेंगे, -4 लिखेंगे इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से आप पहले सबसे पहले फोकल लेंथ निकालिए, तो 1/-4 हो जाएगा, डिवाइड जब आप देंगे तो -0.25 मीटर आएगा, तो इसको सबसे पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से डिवाइड देंगे तो -25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप मुझको ये बताइए कि अगर फोकल लेंथ आपकी माइनस में है तो वो किस लेंस में होगा, तो वो हमेशा आपका कॉनकेव लेंस में रहा करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। आसानी से आ गया। फॉर्मूले को आप याद करिए, और आपको याद होगा मैंने इसी चैनल पर आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई है, जहां पर ऑल साइंस फॉर्मूले को आप एक बार टाइप करोगे तो आपको वो वीडियो मिल भी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is 1.33 and of that of glass with respect to air is 1.5, then options हैं, water is optically denser than glass, air is optically densest of all the three media, air's optical density is between glass and air, या फिर glass is optically denser than that of water। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उसके बाद मतलब समझाकर मैं आपको इसका आंसर बताने का प्रयास करूंगा। हम सभी जानते हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की होती है वो डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की वो डायरेक्टली आपकी रिलेट किसके रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रहेगी। तो अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आपका संभवता रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, 1.5 is greater than 1.33, that is glass has a higher density than that of water। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर कहा गया है, यानी कि जो ग्लास की डेंसिटी रहेगी वो आपके वाटर से हाइयर रहेगी। तो आप ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ऑप्शन डी सही रहेगा। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन is value calculated from the ratio of the speed of light in a vacuum, that too in a second medium of a greater density। The refractive index variable is most commonly symbolized by the letter n or n dash। ठीक है, यहाँ पर refractive index के बारे में बताया गया है, descriptive text and mathematical equations। आपने देखा होगा कुछ आप जाल ले लेते हो, उसमें पानी भर देते हो, ठीक है, और इसमें एक वो रख देते हो, पेंसिल रख देते हो, तो उसका जो ऊपर का भाग रहता है और नीचे का भाग रहता है वो आपको अलग दिखाई देता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका आपका सही हो गया। वहीं पर ऑप्टिकल डेंसिटी की डिफिनीशन भी आप देख लीजिए, क्योंकि आजकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इट इज ऑफ्टन सेड टू बी दी आइडेंटिकल टू दी एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्ब कितना कर पा रहा है। इट इज अ लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ द फॉलिंग रेडिएशन ऑन टू दी ट्रांसमिटेड रेडिएशन थ्रू अ मटेरियल, और यहाँ पर log का बेस 10 इक्वल टू 1/t वेयर t इज अ ट्रांसमिटेंस। ठीक है, द हाइयर द ऑप्टिकल डेंसिटी द लोअर द ट्रांसमिटेंस। यहां से भी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, इसीलिए
किसी भी लाइन को बिल्कुल ना भूलिए, कॉन्सेप्ट को आप बेहतर करिए, रिवीजन पर रिवीजन आप करते जाइए। आगे इसमें कहा गया है कि द 10 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी इज इक्वल टू ट्रांसमिशन लॉस एक्सप्रेस इन डेसिबल। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ 0.3 कॉरस्पॉन्डेंट टू अ ट्रांसमिशन लॉस ऑफ 3 डेसिबल। वैसे यहाँ पर तो थोड़ा साउंड में इन्होंने ऑप्टिकल डेंसिटी को बताया हुआ है। इसी प्रकार तो ये आपने आज के इस क्लास के क्वेश्चंस को देखा, ठीक है, जहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा, आपने साथ ही साथ जो है कह सकता हूं कि मैं लेंस को देखा, मिरर को देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा। और इस सेशन को आपने बेहतर तरीके से अगर देख लिया है, पढ़ लिया है, तो 100% मार्क्स आपके श्योर हैं। जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।